नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। पहला प्यार, पहली नजदीकियां, बेपरवाह जवानी, पहली मुलाकात, पहला ठहराव। 12वीं की परीक्षा के बाद नागपुर मामा की शादी में जाना हुआ। लक्ष्य और उसका परिवार भिलाई से नागपुर तक स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। शाम के लगभग 7 बजे जब ट्रेन नागपुर स्टेशन पहुंची, तब तक अंधेरा घिराया था। ऑटो में सवार होकर मम्मी, पापा, भाई बहन के साथ जैसे ही मामा के घर पहुंचे और ऑटो से उतरे, बस एक पल के लिए लक्ष्य पलटा और वो उसे दिखी। वो अंकु पोर्च के एक कोने में अकेली पैरों को मोड़कर बैठी थी, जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो जो पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाए। लक्ष्य उसे बस देखता ही रहा और वो भी बस लक्ष्य को देखती रही। वही पहला चेहरा जिसे लक्ष्य ने घर पहुंचते ही देखा था और नजरें जैसे वहीं थम गई थी। वो मुंबई में पली बढ़ी थी। कम उम्र में भी उसमें एक खास आत्मविश्वास और आकर्षण था। फिजिकल अट्रैक्शन के साथ एक सहज नारीत्व की झलक। मेहंदी की शाम और पहली बातचीत। मम्मी ने लक्ष्य को अंकु और उसकी मम्मी से मिलवाया। कुछ ही देर बाद जब सब मेहंदी लगवा रहे थे, लक्ष्य उसके बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो एक लड़की से अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। लक्ष्य ने भी मेहंदी लगवाने का बहाना बनाया, लेकिन सच तो यही है कि लक्ष्य इंतजार कर रहा था कि उसके हाथों की मेहंदी पूरी हो ताकि लक्ष्य उससे बात कर सके। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पढ़ाई, शौक और जिंदगी की वो छोटी छोटी बातें जिनसे दो अनजान लोग धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। वो नींबू और तेल का एक घोल अपने हाथों पर लगा रही थी और लक्ष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमको भी लगाना है? लक्ष्य ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा और उससे नींबू ले अपने हाथों में लगाने लगा। कुछ देर बाद सब लोग खाने में व्यस्त हो गए। जब लक्ष्य ने अंकु को प्लेट बनाते देखा तो पास जाकर पूछा, क्या तुम खाना खाने वाली हो? उसने जवाब दिया, ये प्लेट मम्मी के लिए है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे थे? लक्ष्य थोड़ा झेप गया, लेकिन फिर हिम्मत करके हाँ कहा। लक्ष्य ने कहा कि साथ बैठकर खाना खाएंगे तो और बात करने का मौका मिलेगा। वैसे भी यहाँ मेरी उम्र का कोई नहीं है, अपने से छोटे या बड़ों के साथ मन नहीं लगता। मैं तुम्हें थोड़ा और जानना चाहता हूँ, क्या साथ थोड़ा वक्त मिल सकता है? उसने फिर मुस्कुराकर हाँ कहा। शायद उसे भी लक्ष्य के लिए कुछ महसूस हो रहा था, जैसे लक्ष्य को उसके लिए हो रहा था। उस रात दोनों खाना खाकर बरामदे में देर तक बैठे रहे, मेहंदी सूखते हुए, जैसे समय थम सा गया हो। करीब रात के 2 बजे वे अपने अपने कमरों में सोने चले गए। फिल्म, समोसे और पहली छुअन। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। दिन में हमने एक मूवी का प्लान बनाया। रास्ते में पापा मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्य ने झूठ नहीं बोला, बस थोड़ा संवार कर कहा, मूवी देखने जा रहे हैं सबके साथ। आगे बढ़ जाना ही समझदारी थी। उसे डर था कि अगर उन्होंने अंकु को साथ देखा तो क्या सोचेंगे। कुछ दूरी पर चौक में गणेश समोसे की एक दुकान थी। अंकु ने वहां रुकने की जिद की। मैं जब भी नागपुर आती हूँ यहाँ के समोसे जरूर खाती हूँ। उसकी आवाज में एक बचपन की खुशी थी। उन्होंने वहां समोसे खाए। उस दिन के बाद जब भी लक्ष्य नागपुर गया, वहां समोसे जरूर खाता। वो स्वाद, वो चटनी और उस पल की यादें हर बार ताजा हो जाती। समोसे खाते हुए अंकु बच्चों की सीटिंग की बात करने लगी। उनको कहाँ बैठाएं? हम कहाँ बैठेंगे? उसकी छोटी बहन और 2 छोटे लड़के हमारे साथ थे। एक कॉमेडी मूवी देखने गए थे। थिएटर में बच्चों को एक किनारे बैठाया और दूसरे किनारे लक्ष्य, बाजू अंकु और फिर उसकी बहन और फिर दोनों लड़के। वहीं पहली बार उसका हाथ लक्ष्य के हाथ में आया। लक्ष्य के लिए ये सब बिल्कुल नया था।
लक्ष्य और अंकु मूवी कम देख रहे थे, एक दूसरे को ज्यादा देख रहे थे। बातें हो रही थी, कभी आंखों से, कभी हाथों से। बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता था कि कहीं उन्हें ही ना देख रहे हो। इंटरवल में पॉपकॉर्न लिया, बच्चों को भी दिया। एक ही बास्केट जो अंकु की गोद में था। हमारा हाथ कभी खाने में टकराता तो कभी एक दूसरे को पकड़ने में उलझता। मूवी भले ही अधूरी रही, पर वो पल पूरे थे, जैसे पहली डेट हो, चोरी छुपे लेकिन दिल से सच्ची। मूवी के बाद रास्ते में एक बेकरी रुके, वहां आइसक्रीम खाई, फिर मस्ती करते हुए पैदल ही घर लौटे। सिनेमा घर सिर्फ 500 मीटर दूर था, पर वो सफर जैसे कई किलोमीटर की कहानी बन गया। कब उजाला अंधेरे में बदल गया पता ही नहीं चला। बच्चे अपनी मस्ती में और लक्ष्य अंकु अपने नए एहसासों में। कुछ देर बाद लक्ष्य को बड़े पापा और बड़ी मम्मी को स्टेशन से लाने को कहा गया। लक्ष्य ने अंकु से पूछा, 2 लोग लेने जाना है, तुम भी एविएटर लेके चलोगी? वो खुश हो गई, एक और मौका साथ बिताने का। पहले हम दिनशा आइसक्रीम पार्लर गए, वहां कोन वाली आइसक्रीम खाई जो वहां की खासियत थी। फिर स्टेशन जाकर बड़े मम्मी पापा को रिसीव किया। लक्ष्य गाड़ी चलाते हुए भी बार बार पीछे देख रहा था, बस उसे निहारने के बहाने। दोपहर को एकांत में अंकु की बातें। लक्ष्य को अब तक यकीन हो चुका था कि लक्ष्य के दिल में अंकु के लिए कुछ महसूस होने लगा है, और शायद उसे भी लक्ष्य के लिए। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और खासकर उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ धीरे धीरे इशारा करने लगी थी। वो हर छोटी हरकत में लक्ष्य से जुड़ने की चाहत दिखा रही थी, जो लक्ष्य से ज्यादा बोल्ड थी, और लक्ष्य अब भी झिझक रहा था। लक्ष्य को तो पता भी नहीं था कि जब किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो उस वक्त किसेस भी करनी होती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि किस कैसे की जाती है, क्या सामने वाले से पूछकर करना चाहिए या बस अचानक। लक्ष्य के लिए ये सब बिल्कुल नया था, और शायद उसे ये बात समझ आ गई थी कि लक्ष्य पहले नहीं कर पाएगा। तब उसने एक प्यारा सा बहाना बना लिया। वो महीना उसका बर्थडे वाला था। 2 दिन बाद 5 तारीख को उसका जन्मदिन आने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, गिफ्ट में मुझे किस चाहिए? उस वक्त हम मम्मी के कमरे में बेड पर साथ बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, कोई आस पास नहीं था। लक्ष्य थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसके गाल पर एक हल्की सी पप्पी दे डाली। वो जोर से हंसी और बोली, ये वाली पप्पी नहीं चाहिए, बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे होठों पर किस चाहिए। लक्ष्य के लिए ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था। लक्ष्य ने जल्दी से बहाना बनाया, कोई आ जाएगा। फिर मुस्कुराकर कहा, बर्थडे की रात 12 बजे तुम्हारा गिफ्ट मिलेगा। शादी के शोर में धीमी होती दूरियां। अगला दिन 4 तारीख, मामा की शादी का दिन। लक्ष्य ने बर्थडे की रात को किसका कमिटमेंट तो कर ही चुका था, लेकिन उस रात कुछ होने वाला है, इसकी उम्मीद नहीं थी। शाम को जब तैयार हो रहे थे, अंकु लक्ष्य के पास आई, हाथ में चूड़ियों का कलेक्शन लेकर, जो शायद उसकी मम्मी ने दिया था। वो पूछने लगी, इनमें से कौन सी पहनूं? लक्ष्य ने कहा, लाइट पिंक वाली, तुम्हारे ड्रेस से मैच कर रही है। उसका लक्ष्य से ऐसा सवाल पूछना उसके लिए कुछ नया था। पहली बार किसी लड़की ने लक्ष्य से अपने पहनावे को लेकर सलाह ली थी। कम वक्त में ही वे दोनों बहुत करीब आ गए थे, जैसे एक दूसरे को अपना मानने लगी हों। निस्वार्थ और बिना किसी डर के हमने प्लान किया कि हम दोनों एक ही सुमो में लॉन्च जाएंगे, लेकिन जैसे ही लक्ष्य तैयार होकर बाहर निकला, पापा ने उसे देख लिया और मौजूदा सुमो में बैठा दिया, जिसमें बस एक सीट बची थी। दरवाजा बंद करते हुए लक्ष्य की नजर अंकु पर पड़ी। वो वहीं खड़ी थी, उदास आंखों से लक्ष्य को देखती हुई, जैसे मन ही मन कह रही हो, मत जाओ। लक्ष्य मजबूर था, अगर कोई दिखता तो उसे बिठाकर खुद रुक जाता, लेकिन कोई था ही नहीं।
लक्ष्य लॉन पहुंचा तो बस उसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी भी आ गई। उसे देखकर दिल को राहत मिली। शादी के लॉन में लक्ष्य और अंकु साथ साथ घूमते रहे। वहां कुछ खाने पीने की चीजें ट्राई की। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना था। बेहद सुंदर लग रही थी वो। लक्ष्य की नजरें उस पर ही अटक गई थी। जब शादी की एल्बम आई और तस्वीरें देखी तो हर फोटो में लक्ष्य उसी को देख रहा था। कैमरे को तो जैसे लक्ष्य ने देखा ही नहीं। वापसी के समय पापा आसपास नहीं थे। लक्ष्य, कुछ बच्चे और अंकु सोमो की पीछे वाली सीट पर बैठ गए। लक्ष्य और अंकु आमने सामने थे। वो लक्ष्य को घूरे जा रही थी और लक्ष्य हल्का मुस्कुरा रहा था। कभी कभी नजरें चुराकर उसका ताड़ना, उसका यूं लगातार देखना लक्ष्य को अच्छा भी लग रहा था और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि बाजू में बच्चे थे और बच्चे तो किसी भी बात को छुपाते नहीं, जो देखते हैं वही बोल देते हैं। लक्ष्य अपनी नजरें कभी नीचे कभी सामने किए बैठा था। वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर देखने को कहती। उसकी बोल्डनेस धीरे धीरे मुझे भी वैसा ही बना रही थी। लक्ष्य और अंकु रात 11 बजे के करीब घर पहुंचे। कपड़े बदले और हॉल में मिले। थोड़ी देर साथ टीवी देखा। तभी उसने अपने गिफ्ट की बात छेड़ दी। लक्ष्य ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी 15 मिनट बचे हैं। वो नाराज सी हो गई और बोली, यहाँ हॉल में टीवी नहीं देखना। बर्थडे की रात और होठों की पहली मुलाकात। हम दोनों सीढ़ियों की ओर चले गए। एक कोना चुना जहां से अगर कोई ऊपर आता तो हम ऊपर की ओर बढ़ते और कोई नीचे आता तो हम नीचे की ओर। 12 बज गए। लक्ष्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू अंकु। उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और पहली बार उसके होठों को छुआ। बस 1-2 सेकंड ही। लक्ष्य को डर लग रहा था कि कोई देख ना ले, लेकिन अंकु, वो तो जैसे बिल्कुल बेफिक्र थी। उसे डर से ज्यादा एक्साइटमेंट था। उसने कहा, ऐसे नहीं, लंबा चाहिए। उन्होंने फिर किस किया। इस बार होठों से होठ, जीभ से जीभ। ये लक्ष्य की पहली किस थी। लक्ष्य को ज्यादा कुछ नहीं आता था, बस जो हो रहा था वही कर रहा था। करीब 15 से 20 मिनट तक इस तरह एक दूसरे को चूमते रहे। वहां अंधेरा था। ऊपर का दरवाजा खुला था, लेकिन रोशनी नहीं थी। नीचे हॉल में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। सीढ़ियों की लाइट उन्होंने बंद कर रखी थी। अचानक ऊपर से मामा आ गए। हमने फौरन ऊपर जाने का बहाना किया, लेकिन मामा ने हमें रोक लिया और बात करने लगे। जब वो नीचे देखने लगे, लक्ष्य ने चुपचाप अंकु के गाल पर एक पप्पी दे दी। थोड़ी सी आवाज हो गई थी। ऐसा लगा जैसे मामा ने लक्ष्य और अंकु को देख लिया होगा या कुछ सुन लिया हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चले गए। लक्ष्य और अंकु ने राहत की सांस ली और फिर कुछ देर छत पर टहलते हुए बातें की। शहर की ठंडी हवा, छत की नीरवता और 2 धड़कते दिल एक दूसरे के साथ कुछ पल और चुरा लिए, फिर अपने अपने बिस्तरों पर लौट आए। अगले दिन फिर एक फंक्शन था। नागपुर में शादी के अगले दिन मटन का खाना परंपरागत रूप से रखा जाता है, नॉनवेज की दावत। हम फिर शाम को तैयार होकर पार्टी में गए। उस दिन पहली बार उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया और एक फोटोग्राफर के साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। ये तस्वीर जैसे दिल पर छप गई। पर हर खुशी की एक सुबह होती है और फिर एक विदाई। अगले ही दिन सुबह अंकु और उसके घर वालों की ट्रेन थी। जब लक्ष्य सोकर उठा, वो जा चुकी थी। लक्ष्य उसे देख नहीं पाया। ट्रेन कुछ ज्यादा ही सुबह थी। लक्ष्य के पास उस समय मोबाइल नहीं था, अंकु के पास भी नहीं। वो अपनी मम्मी के फोन से लक्ष्य की मम्मी को फोन पर मैसेज करती और लक्ष्य भी अब चैटिंग के जरिए उससे जुड़ने लगा था। एक दिन उसने कॉल किया और सीधे सीधे लक्ष्य से प्यार का इजहार कर डाला। लक्ष्य खुश था, लेकिन दिल के एक कोने में शैगी थी।
लक्ष्य उसे धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए लक्ष्य ने अंकु से कहा, थोड़ा वक्त दो, मुझे पहले उससे बात करनी होगी। उसने लक्ष्य की बात को समझा। लक्ष्य को कुछ दिन का समय दिया, पर शैगी से बात करना आसान नहीं था। उसके घर में सब फोन का इस्तेमाल करते थे। ना लक्ष्य उसे कॉल कर सकता था, ना मैसेज। कुछ दिन बाद 12वीं का रिजल्ट आया। उसके मामा ने पूरे क्लास का रिजल्ट प्रिंट करवा लिया। शैगी ने रिजल्ट शेयर करने के बहाने पहले अपने दोस्त को कॉल किया, और जब घर वाले अपने अपने काम में व्यस्त हो गए तो लक्ष्य को कॉल किया। लक्ष्य ने उसे सब बता दिया। मुझे नागपुर में मामा की लड़की से प्यार हो गया है। कुछ पल की चुप्पी, और फिर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई मिल गया। उसकी आवाज में मजबूरी थी, या शायद राहत। शायद उसने सच कहा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रही थी, डर था कि तुम टूट जाओगे। जब कोई और आ गया है तो मैं खुद को तुमसे मुक्त कर सकती हूँ। उसने सलाह दी कि हम दोस्त बने रहें। लक्ष्य हैरान था, पर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद लक्ष्य ने अंकु को कॉल किया। धीरे से कहा, आई लव यू। अब लक्ष्य और अंकु दोनों रिलेशनशिप में थे। स्कूल अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब बारी थी कॉलेज चुनने की। लक्ष्य ने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कोर्स के लिए फॉर्म भरे। जिस कॉलेज में लक्ष्य का सिलेक्शन हुआ वो घर से 60 किलोमीटर दूर था। लक्ष्य रोज बस से कॉलेज जाया करता। कॉलेज एडमिशन के बाद पापा ने उसे नोकिया 5233 टच स्क्रीन फोन लेकर दिया। अब घर के फोन से कॉल करने की छुट्टी और दिल से बात करने की पूरी आजादी। अंकु के पापा को कुछ दिन पहले नोकिया 5230 गिफ्ट में मिला था। उन्होंने वही फोन अंकु को दे दिया। अब दोनों के पास पर्सनल फोन था और जब भी दिल किया दोनों बात कर सकते थे। पहले सेमेस्टर के बाद लक्ष्य ने प्लान किया, अंकु से मिलने मुंबई जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।